कि रात को ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, दो दो तीन तीन बजे जाके बंदों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाई उठना चलना, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, तो डांस करना, खुद से गाना गाना, बेसुरी आवाज में गाने गा रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम जितना ज़्यादा इंग्लिश बोल सको बोलो, नहीं आ रहा है हिंदी में बोलो, बट जितना जल्दी हो सके इंग्लिश पर स्विच हो जाओ। हमारा एक ग्रुप था 15 बंदों का, 11 उसमें से रिकमेंड हुए थे। मुझे टेबल टेनिस नहीं आता था, भाइयों ने मुझे टेबल टेनिस सिखाया, मेरे को बास्केटबॉल सिखाया। एक तीसरी गलती नहीं करनी चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस नहीं करना है। जो 2 बंदे रिकमेंड हुए वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट को इंटरव्यू दे रखे थे, प्रेसिडेंट वाला कोई रिकमेंड ही नहीं हुआ। और एनडीए वाले थोड़े एक्सेप्शनल होते भी हैं कंपैरिजन टू एनी अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप बचपन से वो चीज आपके ब्लड में डाल दी जाती है। सो यू कम आउट विद वेरी एक्सेप्शनल पर्सनालिटी दैट आज तो सालों हो गए यही काम करते हुए, तो वो दिखता भी है पर्सनालिटी में व्हेन स्टूडेंट्स कम ओवर हियर। अच्छा, ये सारी बातों में एसएसबी इंटरव्यू की कोई इंटरेस्टिंग बात या कुछ बहुत बहुत मजेदार हो, जीटीओ सर के साथ में हो गई हो या किसी स्टे के दौरान हो गई हो जो बहुत ज्यादा याद आ रही है या याद रखोगे जीवन भर? दोस्त स्टे के दौरान तो आई डोंट थिंक कि हम किसी दिन सोए भी थे। हमारा एक ग्रुप था 15 बंदों का, 11 उसमें से रिकमेंड हुए थे। और जो ग्रुप था ना, स्क्रीनिंग के जस्ट आफ्टर जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जब हम गए डॉर्मेट्री में, हमें 18 एसएसबी नहीं मिला क्योंकि उसमें लड़कियां रुक रखी थी। एक वही है जिसमें फीमेल रुक सकती हैं 18 एसएसबी, तो हमें भेजा गया 14 एसएसबी के वो डॉर्मेट्री में। हम गए तो ऐसा होता ना कि पहले तो ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं 10 बंदों के, तो वो तो ग्रुप बन ही गया था। एक अलग से ग्रुप बन गया जिसको हम लोग ट्रूथ एंड डेयर ग्रुप नाम दिए थे। मुझे टेबल टेनिस नहीं आता था, भाइयों ने मुझे टेबल टेनिस सिखाया, मेरे को बास्केटबॉल सिखाया। लंबाई नहीं है मेरी उतनी, एक अभय नाम का था वो लंबा था, भाई मेरे को उठा उठा के बास्केट कराता था। तो तरह की मतलब समझ ही नहीं आया कि हाँ कहीं दूसरी जगह है या फिर कहीं ऐसे हैं। इंटरेस्टिंग कहानियां किससे तो इतने कि रात को ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, दो दो तीन तीन बजे जाके बंदों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाई उठना चलना, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, डांस करना, खुद से गाना गाना, बेसुरी आवाज में गाने गा रहे हैं, खुद से डांस कर रहे हैं। टेबल टेनिस की बॉल से वो छोटा वाला फुटबॉल होता है ना, छोटा सा, आई थिंक आई डोंट नो द नेम ऑफ द गेम, उसका एक छोटा सा फुटबॉल होता है, हम उससे टेनिस खेल रहे थे। हमें बॉल इशू नहीं करी रात को कि रात भर तुम्हारे डॉर्मेट्री से शोर हो रहा है। लिटरली हमारा सीएचएम को रात को आना पड़ता था साइकिल से कि भाई तुम लोग सो जाओ, ऐसे होते थे। एंड जीटीओ सर के इंसिडेंट की ऐसे होते सर की मैम कमांड टास्क था, तो चेस्ट नंबर 1 का कमांड टास्क है, तो सबऑर्डिनेट उसने मुझे बुलाया, तो मैं गया, भाई को आइडियाज ही नहीं आ रहे थे। देन सर ने बोला कि किसी सबऑर्डिनेट से पूछो, तो उसने मेरे से पूछा, मैं आइडिया बताया, इंप्लीमेंट भी नहीं करा था, मैंने इंप्लीमेंट किया। इंप्लीमेंट करते वक्त मेरा हाथ कट गया, तो मैंने हाथ पीछे किया, तो जीटीओ सर को दिखा, तो ही ट्राइड टू अप्रोच मी कि भाई तेरा हाथ कट गया, मैंने ऐसे किया, फिर छोड़ दिया, तो वो समझ गया कि हाँ ठीक है भाई ये सह लेगा, उन्होंने हटा दिया। एक होता चेस्ट नंबर 9 के साथ, चेस्ट नंबर 9 ने मुझे सबऑर्डिनेट बुलाया, तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उन्होंने बोल दिया यू आर डेड, ही इज फ्लावर्ड, ऐसा कुछ बोल दिया, कह रहा तू बाहर निकल, तू सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा, ये एक ही सबऑर्डिनेट साथ करेगा। मतलब पता नहीं क्यों साइक में क्या हुआ था हमारे साथ कि जब हम 11th स्टोरी लिख रहे थे, पता नहीं कैसे लाइट चली गई, उन्होंने टाइम भी नहीं दिया। बंदे देख रहे हैं कि शायद लाइट आएगी तो टाइम आएगा, मैं वैसे ही लिखे जा रहा हूँ, मेरी स्टोरी कंप्लीट हुई, लाइट आई, 12th पिक्चर आ गई, ब्लैंक पिक्चर आ गई। मतलब मैक्सिमम बंदों की एक स्टोरी छूट गई थी क्योंकि लाइट चला गया था। यार इंटरव्यू में तो मैंने कहीं सुना था कि अगर आपका प्रेसिडेंट से इंटरव्यू हो जाए तो रेकमेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कीप ऑन की हे भगवान लग जाए, प्रेसिडेंट से लग जाए, देख लेंगे, प्रेसिडेंट से लगेगा तो देख लेंगे। बट लगा किससे? डेप्यूटी प्रेसिडेंट से। और जो 2 बंदे रेकमेंड हुए वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट को इंटरव्यू दे रखे थे, प्रेसिडेंट वाला कोई रेकमेंड ही नहीं हुआ। बट ऐसा था। फिर जब हम रेकमेंड हो गए तो कुछ बंदे थे ऐसे बोल रहे हैं, भाई फौज ने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों को लेके, तुम जैसा शैतान आदमी फौज में कैसे जा सकते हैं। फिर वही लौंडे कह रहे थे कि भाई ऐसे ही लोग जाते हैं, ऐसे शांत वांत रहोगे तो नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत तो जुड़ना पड़ता है ना। हमें समझ ही नहीं है, मतलब हमारे ग्रुप बना 18 एसएसबी का, हम पूरे फैमिली की तरह हो गए थे। मतलब कुछ भी हर तरह की चीजें शेयर करना, किसी के फोन पे किसी का फोन आ रहा है, कोई भी उठा रहा है, किसी के मम्मी पापा से कोई भी बात कर ले रहा है उसका बच्चा बन के, कुछ भी चल रहा था बस एसएसबी में। ऐसा ना कि आप एनवायरनमेंट में ढल जाओ, फिर इंजॉय करो प्रोसेस को, हो जाता है। मैं आदित्य सर को दे रहा था अभी वो गूगल मीट पे, तो सर को मैंने बताया ट्रस्ट द प्रोसेस, इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। तो सर ने बोला हाँ, मैंने कहा नहीं सर, आई वांट टू ऐड ऑन समथिंग। तो कह रहे हैं क्या? मैंने कहा सर ट्रस्ट द प्रोसेस, इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस एंड एंजॉय द प्रोसेस, जो मैंने सबसे ज्यादा करा है। एंड मेरे को लगता भी है कि मैं एंजॉय बहुत ज्यादा कर चुका हूँ, क्योंकि हॉस्टल में इतनी कंप्लेंट्स, दिवाकर सर से इतने ज्यादा हम लोग पिटे हैं, सोहम सर हम लोग को इतना ज्यादा वो बाहर खड़ा किए हैं, हॉस्टल में मस्ती है। एक तो शुरू से मैं हॉस्टल में था एसएसबी टाइम तक, तो यहाँ की आदत मुझे वहाँ काम आई थी कि ग्रुप में ढलने मेरे को थोड़ा भी टाइम नहीं लगा था, सब एकदम नॉर्मली हो रहा था। बिल्कुल चिल आउट होके आपका पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो, दैट्स गुड। नाउ कमिंग ऑन टू वन वेरी मेजर क्वेश्चन कि अब अगर एक बच्चा जो एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहता है, इस दौरान कर रहा है,
एनी 3 टिप्स जो आप देना चाहते हो कि वो ये मिस्टेक्स ना रिपीट करे या ये ना करे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, एक और चीज़ रहेगी एसएसबी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, व्हाट आर द डूज जो उसको रिटन की प्रिपरेशन के साथ साथ में कैरी फॉरवर्ड करने हैं अभी से. मैम जो मैंने करी थी, पहली गलती तो ये नहीं करना है ना, मैथ्स में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि भाई मेरा अलजेब्रा तैयार हो गया है, अलजेब्रा के 60 क्वेश्चन आएंगे, मैं उसमें 40 कर लूंगा और मेरा कट ऑफ निकल जाएगा. कभी नहीं होता. यूपीएससी कभी भी एक सेक्शन को इजी नहीं करती है. यूपीएससी हर सेक्शन से थोड़ा इजी थोड़ा हार्ड देती है. पहली बात तो आपको सिलेबस अप्रैल के पेपर के लिए, अगर आप अप्रैल के पेपर के लिए अपीयर हो रहे हो तो सेलेक्टिव अप्रोच मत रखो. एटलीस्ट आपको पूरा आना चाहिए. मतलब है ना कि अगर आपको ठीक है कैलकुलस नहीं आता है तो आप डिफरेंशिएशन का थोड़ा पार्ट पढ़ लो, लिमिट पढ़ लो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो. ऐसा है ना कि आपको हर जगह खेल सको. एक चीज मेरे लिए वो थी कि भाई मेरे को तुम पेपर उठा के दे दो कोई भी, मैं उसमें 35 क्वेश्चन निकाल लूंगा. बस इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे पास कोई भी पेपर आ जाए, कितना भी हार्ड आ जाए, तो उसमें 35 क्वेश्चन निकाल लो. क्योंकि उतने इजी होते हैं मैम, 40 क्वेश्चन यूपीएससी के मैथ के पेपर में इजी होते हैं कि भाई तुम निकाल लो. बस तुम्हें ढूंढना आना चाहिए कि मेरे क्वेश्चंस कहाँ हैं. होता क्या ना मैम, पेपर में से आपने पहले पेज में देखा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरे में देखा कोई नहीं आ रहा है, फिर आपका कहीं ना कहीं ईगो हिट करता है कि भाई मैंने 3 दिन मेहनत करी है, क्यों नहीं आ रहा है. फिर आप उसमें अपना क्वेश्चन ढूंढते हो कि नहीं इसी में से मैं निकालूंगा और करूंगा. और ये ईगो को बस शांत करना है, यहीं पे प्रेशराइज नहीं होना. भाई ठीक है, फिर तुम बीच में जाओ ना, बीच में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए, 120 क्वेश्चन है उसमें 40 निकालने हैं, 40 में तुम्हारे 100 नंबर आ जा रहे हैं. अगर कुछ गलत भी हो जाएंगे तो कट ऑफ तो तुम पार कर ही रहे हो. तो ऐसा पेपर को ईगो पे नहीं लेना है, पेपर को मतलब एकदम लाइटली सॉल्व करना है, अपने क्वेश्चंस निकालने हैं. मे बी तुम्हें क्वेश्चन नंबर 50 से 55 आता हो, फिर 60 के बाद सारे क्वेश्चन आते हो, अब तुम इधर 10 में ही अटक चुके हो कि नहीं इसी में से मैं कुछ ना कुछ तो करके ही रहूंगा, तो फिर तो टाइम भी जा रहा है ना, लिमिटेड टाइम भी है. एंड दूसरी चीज जो मतलब थ्रू आउट द रिटर्न भी करनी चाहिए एसएसबी के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है. पहली बात तो ये लेके चलना पड़ेगा कि इंग्लिश को समझने आना चाहिए. पहले स्टेप यही होता है स्पोकन का कि इंग्लिश तुम्हें समझ में आए. समझ में आएगी, जब इंग्लिश समझ में आने लगेगी तो कुछ कुछ वोकैब्स होती हैं जो आपको खुद से खुद याद होने लगेंगी, फिर आप उनको यूज़ करोगे. फिर आप पहली बात इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस पे वर्क करो, पेस पे वर्क करो. वही मैंने बताया मैम कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, एक आपका लिमिटेड पेस होना चाहिए, वो चीज़. एंड देन मैम एक तीसरी गलती नहीं करनी चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस नहीं करना है. बहुत सिलेक्टिव अप्रोच के साथ चलना है कि ठीक है भाई मैथ्स का कट ऑफ निकल गया, जीएटी 600 नंबर का है तो भाई तुम 600 नहीं ला पाओगे, बिलीव मी कोई नहीं ला पाता है. इंग्लिश 200 का है, इंग्लिश और साइंस सबसे ईजी पार्ट होते हैं, आप इनको मिला के 400 में 300 ले आओ, उधर 100 नंबर ले आओ, 400 नंबर बन जाएंगे. लेकिन वहीं मैम एक सेइंग है कि एवरीथिंग बीनीथ द सन इज कम अंडर द सेक्शन ऑफ जीएस. तो जीएस इतना सारा है लेकिन साइंस सिर्फ इतना है. साइंस को सिर्फ इतना कर लो ना, जितने में तुम सिर्फ पॉलिटी पढ़ोगे ना, पॉलिटी इकोनॉमी मिला के, उतने में तुम पूरा साइंस पढ़ जाओगे. उसमें तुम नंबर ला पा रहे हो 40, उसमें भी कंफर्म नहीं है कितने ला पाओगे क्योंकि यूपीएससी लेवल का जीएस सॉल्व करना नॉट पॉसिबल. लेकिन तुम साइंस में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई इसमें अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें कर ले जाऊंगा. वही होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए. और ये चीजें वहीं से आती है मैम, पेपर एनालिसिस, कि आपको करना क्या है. इंग्लिश आपका यहाँ से अच्छा हो जा रहा है, आपको वहाँ हेल्प करेगा. साइंस आपका यहाँ अच्छा हो जा रहा है, आपके नंबर बूस्ट करेगा. आप ज्योग्राफी अच्छा कर ले रहे हो, मे बी कल को आप ये जियो पॉलिटिक्स में हेल्प करे. तो ये जो चीज़ें हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ठीक है, आपका इंटरेस्ट है आप पढ़ो, तो आप वही है कि आप मिडिवल पढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा. मॉडर्न खत्म करो पहले, फिर एंशिएंट के कुछ बुद्धिज्म जैनिज्म आईवीसी के पार्ट खत्म करो. वो ना पेपर के आप जितने पेपर उठाएंगे ना मैम 5 से 6 साल, सब में 5 ईयर प्लान से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है ही है. पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, तुम 5 ईयर प्लान की अच्छे से एक बार नोट्स बना लो. जब तुम्हें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो डीप तक पढ़ लो ना कि हाँ ये अपने नंबर कंफर्म कर लो. तो वैसे ही सेक्शन टू सेक्शन अपने नंबर कंफर्म करते जाओ और अल्टीमेटली आप पेपर क्रैक करोगे. और अच्छे नंबरों से करोगे, नहीं ये तो 334 कटा हुआ तो 335 नहीं लाओगे, मे बी तुम 450 या 500 लेके आओ. तो यही मैम चीज़ें हैं जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगे. और हार्ड वर्किंग जब रहेगा ना, जब आपके अंदर एनालिसिस करने की वो क्षमता हो जाएगी, जब आपको मेहनत करने में अच्छा लगने लगेगा, हार्ड वर्क का आदत पड़ जाएगा, तो एसएसबी में भी वही है, मेहनत करोगे अच्छा लगेगा. देन जब रिजल्ट्स आने लगते हैं तो और अच्छा लगता है, तो फिर वो खुद हो ही जाता है. मॉक अटेंड करो, मॉक में अच्छे नंबर आएंगे तो मोराल बूस्ट होता है. यही किसी मॉक में नंबर गलत आ गया तो फिर वो मोराल का फिर वही हो जाता है कि ठीक है भाई अब यहाँ तक आके नहीं हो रहा तब क्या ही हो पाएगा. लेकिन वहीं अगर आपके अच्छे नंबर आ गए फिर हो जाता है कि जैसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो हुआ था, इसमें जिनके अच्छा गया होगा फिर उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा कि हाँ भाई ये यहाँ अच्छा कर लिए तो वहाँ भी अच्छा कर ही लेंगे. अब मे बी आई थिंक मेरे को किसी ने तो बता रहा था कि सैनिक स्कूल के ज्यादा बच्चे आ रखे हैं, उन सबका अच्छा गया था, उन्हीं में से कोई फर्स्ट प्राइज विनर भी था और वो अच्छा कर लिए, पेपर में भी अच्छा कर लिए, निकाल भी लिए, बैठे भी हैं एसएसबी करने. तो यही बात है मैम कि
एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए आपकी, स्ट्रेटेजी पूछनी ना पड़े, स्ट्रेटेजी आप खुद की बनाओ, क्योंकि आपकी खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस सबकी अलग अलग होती है। मे भी किसी का हिस्ट्री स्ट्रेंथ हो, मैं यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज्योग्राफी अच्छी लगती थी, किसी का हिस्ट्री का स्ट्रेंथ हो तो एनालिसिस से हिस्ट्री अच्छा करेगा। यही बात है मैम कि फॉलो करो सबको, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम एग्जैक्ट नहीं फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है, तुम्हारी कुछ और है, तो तुम अपना खोजो। मतलब होता है ना कि अपनी चीज़ों को फाइंड करो, उसके अकॉर्डिंग चलो, पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एसएसबी में भी यही है, अपने जोन में रहो, पीआईक्यू अपने जोन में रहो तो तुम जस्टिफाई कर पाओगे। लेक्चरेट वगैरह का प्रैक्टिस तुम अपने टॉपिक से चालू करो, छोटे टॉपिक से लेके जियो पॉलिटिक्स तक ले जाओ, एक्सट्रीम तक ले जाओ, तो तुम अच्छा। अब तुमने पहले दिन ही इंडिया चाइना रिलेशन खोल दिया तो कैसे होगा भाई? पहले तुम वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन, इन सब पे बोलो, तब जाके तुम अच्छा कर पाओगे। जीडी में वही है मैम, मैंने खुद जीडी में हिंदी में पॉइंट्स दिए हैं। ओके, नो मैटर इलाहाबाद रिजेक्शन बोर्ड है कि भाई तूने हिंदी बोल दिया, हमें मोटिवेट करने आए थे सर, बोले थे भाई पहली बात तो तुम लोग बाहर जाके ये अवेयरनेस फैलाना कि एक वो होती है ना कि स्पीकिंग इंग्लिश जरूरी नहीं है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप इंग्लिश में बोलो, पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि तुम अपने बात को कितने अच्छे से समझा पाओ। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम जितना ज़्यादा इंग्लिश बोल सको बोलो, नहीं आ रहा है हिंदी में बोलो, बट जितना जल्दी हो सके इंग्लिश पे स्विच हो जाओ। बस यही बात है मैम। और बहुत ज़्यादा मिथ है कि भाई इंग्लिश एसएसबी होगा, मैंने तो बोला इंटरव्यू में भोजपुरी बोला है, जीडी में हिंदी बोला है, आई थिंक बहुत ज़्यादा गलती है, पूरा जम के इस्तेमाल किया अपनी हाँ नेशनल लैंग्वेज का। वही है तो वही करूंगा ही मैम। That's it. वो कैब कहीं नहीं आ रही तो हिंदी बोलूंगा ही, अच्छी वो। और प्रेशर में आता भी नहीं है, जीडी में जब आपके सामने 10 बंदे बोल रहे हैं तो नहीं आता है वो कैब आपके दिमाग में, तो आप हिंदी में यूज करके जितना जल्दी हो सके इंग्लिश पे स्विच हो जाओ, तो जीटीओ को भी अच्छा लगता है, हाँ भाई ठीक है इसने उस लिबर्टी का यूज करा कि लिबर्टी है हिंदी बोलने की तो यूज कर लिया। सही बात है। और बहुत अच्छा लगा मुझे सक्षम आपसे बात करके, इतनी देर पता नहीं चला, इतना सारा समय बीत गया, क्योंकि आपके अंदर एक अलग तरीके की मुझे लाइवलीनेस जो है बहुत ज्यादा भर भर के दिखी। जिस तरीके से और जिस अंदाज से आपने अपनी बातों को रखा, समझाया, और मैं एक बार फिर कहूंगी कि मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि एक ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं किसान पर, मतलब इस बात पे सबको गर्व होना चाहिए। लेकिन इतना अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इतना अच्छा अपने जीवन में इन्होंने आगे बढ़ के अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए इतना जो नाम रोशन किया है, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है, और ये आप भी कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप एनडीए ज्वाइन करके 3 साल बाद वहां से पास आउट होकर फिर अपनी कदम बढ़ाएंगे अपनी यूनिफॉर्म के लिए, ऑलिव ग्रीन्स के लिए, और बहुत जल्द आपको पास आउट होते लेफ्टिनेंट बनते देखकर बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी हमारे लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, और माँ भारती आपकी बधाइयाँ लेगी क्योंकि आपने इतना अच्छा प्रोफेशन अपने लिए चूज किया है। विद सक्षम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज जुड़ने के लिए हमसे, और इन ढेर सारे कम्युनिटी ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। स्टे ट्यून्ड डियर एस्पिरेंट्स, फिर मिलूंगी बहुत जल्द एक ऐसे ही कैंडिडेट के साथ में और शेयर करूंगी उनके सक्सेस की दास्तां। तब तक बने रहिएगा बैठ की विद मी गुरकीरत के इस एपिसोड के साथ में। स्टे ट्यून, थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।